Hello dear students and welcome back to my channel. As you know that degree second semester exams are going to commence very soon and the first exam would be English. So in this video I'll share with you all the most important 7 summaries. Each summary in your board exam carries 15 marks. So according to that I have made all these summaries. They are very easy to learn. And yes, these summaries are from Osmania University and you can write them for your board exam. Also check my playlist for degree second semester which is given in the comment section and also in the description box. All grammar topics are already uploaded. Now let's begin with our summaries. Summary of A Different History by Sujata Bhatt. About the author लिखना है जिसमें हम 2 lines about the author लिखेंगे. तो सुजाता भट्ट एक बहुत ही मशहूर पोएट है जिनका जन्म 1956 में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन इंडिया में बिताया था अमेरिका शिफ्ट होने से पहले. सुजाता भट्ट अपने बुक्स में लिखती हैं अलग अलग कल्चर्स के बारे में, भाषाओं के बारे में और अलग अलग लोगों की पहचान जो होती है, आइडेंटिटी, उसके बारे में. वो ट्रांसलेट करती हैं उन किताबों को जो कि गुजराती और जर्मन भाषाओं में लिखी गई थी इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. अब हम लिखेंगे समरी. ये जो पोएम है अ डिफरेंट हिस्ट्री, ये कल्चर के बारे में है, भाषा के बारे में है और पहचान के बारे में है. इस पोएम की स्टार्टिंग लाइंस में पोएटिस सुजाता भट्ट कहती हैं द ग्रेट पैन इज नॉट डेड, ही सिंपली इमिग्रेटेड टू इंडिया. इसका मतलब ये है कि जो कल्चर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. अब कल्चर क्या होता है? कल्चर किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ट्रेडिशन होता है, उनके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं और उनके कस्टम्स होते हैं. इस पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पोएटिस सुजाता भट्ट कहती हैं कि हमारे जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं किताबों की, क्योंकि वो इस बात में यकीन रखते हैं कि जो ज्ञान होता है वो सेक्रेड होता है. सेक्रेड यानी कि होली, होली यानी कि पवित्र. हिंदू कल्चर में एक गॉडेस होती हैं जिनका नाम है सरस्वती और वो रिप्रेजेंट करती हैं विजडम को. विजडम यानी कि समझदारी को. और जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें होली कंसिडर किया जाता है यानी कि पवित्र. ये हमें बताता है कि किस तरह सीखना और नेचर ये आपस में कनेक्टेड है. लर्निंग एंड नेचर आर कनेक्टेड. अब जो इस पोएम का दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट, वो बात करता है कोलोनाइजेशन की. कोलोनाइजेशन के जब ब्रिटिशर्स ने आज़ादी से पहले कॉलोनी सेट की थी इंडिया में और लोगों को मजबूर किया था, अंग्रेज़ों ने फोर्स किया था हम हिंदुस्तानियों को कि हम भी इंग्लिश में बात करें, जिसकी वजह से इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है वो बदल गए. पोएटिस सुजाता भट्ट बात करती है कि किस तरह एक लैंग्वेज कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकती है दूसरी सारी भाषाओं को. हाउ वन लैंग्वेज कैन डोमिनेट अनदर. वो कहती हैं कि भले ही इंग्लिश को हम हिंदुस्तानियों पर फोर्स किया गया हो, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है उन्होंने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि इंग्लिश हमारी अपनी भाषा है. इस पोएम का मैसेज यही है कि जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और भाषा से ही लोगों के कल्चर बनते हैं और लोगों की पहचान बनती है. और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने से लोगों को नए मौके यानी कि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. बट हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा अपना जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो भाषा है, उसकी इज्जत करना और उसे प्रोटेक्ट करना हमारे अपने हाथों में है. एंड वी शुड डू इट. Summary of How I Became a Public Speaker abridged by George Bernard Shaw. तो सबसे पहले हमें अबाउट दी ऑथर लिखना है, एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स. तो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ आयरलैंड के एक बहुत ही फेमस राइटर थे. उनका जन्म 1856 में हुआ था और उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला 1925 में. बट ही इज़ नो मोर स्टूडेंट्स. ही हैज़ डाइड इन द ईयर 1950. बर्नर्ड शॉ ने कई सारे प्लेस लिखे जैसे कि पगमेलियन एंड आर्म्स एंड द मैन. अब लिखेंगे समरी. समरी आई हैव डिवाइडेड इनटू 6 मेन पॉइंट. स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस इन योर एग्जाम. पॉइंट नंबर 1, शॉ वॉज अ बैड स्पीकर एट फर्स्ट. तो शुरुआत में तो शॉ बिल्कुल भी एक अच्छे स्पीकर नहीं थे. उनके पास अच्छी स्पीकिंग स्किल्स नहीं थी और लोग उन्हें सुनना भी पसंद नहीं करते थे. वो बहुत ही शाय और नर्वस किस्म के इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वो बेहतर बनते गए. सेकेंड वन, जॉइनिंग अ स्पीकिंग क्लब. तो शॉ ने एक क्लब ज्वाइन किया जहां पर लोगों को बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है. लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो स्पीचेस जो शॉ ने शुरुआत में दी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते रहे और कुछ समय बाद वो क्लब के लीडर बन गए.
लीडर बनने की वजह से वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बन गए। थर्ड वन, शॉ प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर। बर्नेट शॉ हर जगह बात करते थे, पार्क्स में, सड़कों पर, मीटिंग्स में, और कई सारे डिबेट्स भी ज्वाइन की। अब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिबेट और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या है। आर्ग्यूमेंट वो होती है जब दो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन डिबेट एक तरह का कंपटीशन होता है दो लोगों के बीच, जहां पर वो रूल्स को फॉलो करते हैं, एविडेंस के साथ बातचीत के जरिए अपनी बात को प्रूव करते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी वो हिस्सा लेते थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनकी जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो गई। लोग उनकी इज्जत करने लग गए और कभी भी उन्होंने कोई भी स्पीच देने के लिए पैसे नहीं लिए। कभी कभी उन्हें सिर्फ पैसे मिलते थे ट्रैवल करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, हैंडलिंग हिज क्रिटिक्स। एक दिन क्या होता है, एक आदमी शॉ पर इल्ज़ाम डालता है कि उसे पैसे मिले हैं बोलने के। तो बर्नार्ड शॉ क्या करते हैं, वो पैसे देते हैं उस आदमी को और कहते हैं, ये पैसे ले लो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर बोलने के पैसे मिले हैं। वो आदमी अचानक से सरप्राइज हो गया एंड वो खामोश भी हो गया। उसके बाद एक और इंसिडेंट ये हुआ कि कुछ लोगों ने एक बार बर्नार्ड शॉ की स्पीच को रोकने की कोशिश की, लेकिन बर्नार्ड शॉ ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और वो काम रहे, यानी कि वो शांत रहे। शॉ की स्पीच इतनी अच्छी थी कि न्यूज़पेपर्स ने उसे पब्लिश कर दिया। पॉइंट नंबर 5, विनिंग अ डिबेट। बर्नार्ड शॉ की एक बहस हुई थी एक बहुत ही मशहूर राइटर के साथ जिनका नाम था एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स को कौन नहीं जानता, ये फेमस राइटर एंड नॉवेलिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी फेमस नॉवेल्स लिखी हैं, जैसे कि द इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन, एक्सेट्रा। तो एच.जी. वेल्स ने एक दूसरे ग्रुप को क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ करना यानी कि दूसरे ग्रुप के काम को देखना और उसमें कमी जो है वो निकालना और बताना। उस ग्रुप का नाम था फैबियन सोसाइटी। तो बर्नार्ड शॉ और एच.जी. वेल्स के बीच ये डिबेट कंपटीशन हुआ, लेकिन शॉ ने बहुत अच्छे तरीके से बोला स्पीच में एंड वो डिबेट जीत गए। लास्ट पॉइंट, शॉज सीक्रेट। सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत ही बड़े स्पीकर बन चुके थे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो 85 ईयर्स के हो चुके थे, फिर भी वो स्पीचेस दे रहे थे। उनके वर्ड्स ने दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। इस लेसन का मैसेज ये है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि जितना इंसान प्रैक्टिस करते जाता है उतना वो इंसान बेहतर बनते जाता है। किसी भी इंसान में कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाता। कॉन्फिडेंस आता है कड़ी मेहनत से और इस सोच के साथ कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। वी मस्ट नेवर गिव अप। समरी ऑफ द फेलिंग ऑफ द banyan ट्री बाय दिलीप चित्रे। सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, जिसमें हम ऑथर के बारे में एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे। दिलीप चित्रे एक बहुत ही फेमस पोएट, राइटर, आर्टिस्ट एंड फिल्म मेकर थे। दिलीप चित्रे ने एक टीचर की तरह काम किया और कई सारे मैगजीन्स के लिए लिखा। वो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में लिखते थे। दिलीप चित्रे की ये जो पोएम है द फेलिंग ऑफ द banyan ट्री, ये उनकी पहली किताब से आती है जिसमें इंग्लिश के पोएम्स थे, जिसका नाम था ट्रैवलिंग इन अ केज। इस पोएम में पोएट जो है अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसीलिए इस पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहते हैं। इस पोएम में वो कहानी बताते हैं कि किस तरह वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए बड़ौदा से मुंबई। बड़ौदा गुजरात के एक शहर का नाम है एंड मुंबई एक शहर है महाराष्ट्र में। तो किस तरह वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट होते हैं और अपना पुराना घर छोड़ देते हैं और अपनी पुरानी यादों को भी। नाउ वील राइट द समरी। ये पोएम उस वक्त की बात है जब पोएट के फादर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया था ज़िंदगी का। फादर ने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि वो नए शहर शिफ्ट हो रहे हैं तो उनकी जो ज़मीन है वो साफ़ होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने किराएदारों से कहा कि वो वहाँ से चले जाएं। इसके बाद जो वर्कर्स थे उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। वो घर को तोड़ने लग गए और झाड़ों को काटने लग गए। जब ये सब कुछ हो रहा था तब पोएट की जो दादी है, ग्रैंड मदर, वो काफ़ी दुखी हो गई और कहने लगी कि ये तो अपशगुन है पेड़ पौधों को काटना, और हमारे रिलीजन में तो इसके लिए सख्त मना किया गया है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी श्योगा, औडुंबर एंड नीम जैसे झाड़ों को कट कर दिया गया। सबसे बड़ी चुनौती यानी कि द बिगेस्ट चैलेंज वाज
कि उन्हें कट करना था बनियन ट्री के पेड़ को। लेकिन बनियन ट्री का जो साइज था वो तो इतना ज़्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि उनके घर से भी ज़्यादा बड़ा, और उसकी जो जड़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, कई सालों से ज़मीन में जकड़ी हुई थी। बनियन ट्री की जो ट्रंक थी यानी कि वुडन पार्ट, वो 50 फीट चौड़ा था और बरगद के पेड़ की जड़ें उसकी शाखों से लटक रही थीं। Many roots were hung from its branches. जैसे ही वर्कर्स ने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, जितने भी कीड़े और पंछी उस झाड़ पर थे वो उड़ने लगे। आखिरकार 50 आदमियों ने मिलकर उस बरगद के पेड़ को यानी बनियन ट्री को काट डाला। जब वो पेड़ गिर गया कटकर, तब उसके अंदर की जो ट्रंक है उस पर 200 रिंग्स बने हुए थे। इसका मतलब ये है कि वो झाड़, वो पेड़ 200 साल पुराना था। किस तरह ये पेड़ तबाह हो गया, पोएट और उसके परिवार ने देखा एक शौक में आकर। जिस जगह पर वो पेड़ था, अब वो जगह कम्प्लीटली अलग लग रही थी उस पेड़ के जाने के बाद। जब सब कुछ साफ हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तब पोएट और उसके फैमिली वाले बड़ौदा से मुंबई शिफ्ट हो गए, एक उम्मीद में कि बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन मुंबई शहर में तो बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं हैं, बस छोटी बड़ी इमारतें हैं यानी कि बिल्डिंग्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं जो कि भरे पड़े हैं लोगों से। ये शहर बिल्कुल भी बड़ौदा शहर की तरह नहीं था, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ लाइफ, बल्कि मुंबई शहर तो एक बहुत ही बिजी शहर है जहाँ पर लोग सिर्फ परवाह करते हैं अपने काम की, अपनी फैक्ट्रीज की और अपने पैसे की। पोएट दिलीप चित्रे इस जगह पर आकर काफ़ी दुखी थे, क्योंकि जब यहाँ पर वसंत का मौसम आता था यानी कि स्प्रिंग सीज़न, जब फूल खिलते हैं, तो वो तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आता। यहाँ की बिजी शहर की लाइफ में वो सब कुछ खो चुका था। इस पोएम का मैसेज ये है कि ये बताती है कि किस तरह लोग नेचर को तबाह कर देते हैं नए शहर बनाकर। पोएट इसलिए भी सैड थे बिकॉज उन्हें पता था कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना सिर्फ हमें छाँव और हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हमारी जो यादें हैं वो भी उन्हीं से बनती हैं और कल्चर भी। पोएट को ऐसा लगा कि एक बनियन ट्री को काटना उनकी ज़िंदगी के एक हिस्से को खोने जैसा था। ये पोएम हमें वार्निंग देती है कि अगर ऐसे ही हम पेड़ पौधों को कट करते रहे तो ये दुनिया की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो ख़त्म हो जाएगी और लोग जो है एक बेजान और बहुत ही डल जगह पर रहने लगेंगे। Summary of Nobel Lecture 7 December 1993 extract by Toni Morrison। सबसे पहले हमें अबाउट दी ऑथर लिखना है, जिसमें हम 3 से 4 लाइंस ऑथर के बारे में लिख सकते हैं। टोनी मॉरिसन एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर थी और उनका जन्म एक ब्लैक वर्किंग क्लास फैमिली में हुआ था। ब्लैक वर्किंग क्लास यानी कि वो सारे लोग ब्लैक थे। यहाँ पर वर्किंग क्लास का मतलब है कि उसके फैमिली मेम्बर्स जॉब्स पर जाते थे। तो टोनी मॉरिसन ने अपनी किताबों में रेसिज्म के बारे में बात की। रेसिज्म का मतलब है कि जब किसी एक ग्रुप के साथ भेदभाव किया जाए, अनफेयरली ट्रीट किया जाए। और मॉरिसन ने अपनी किताबों में काली औरतों के बारे में कहा है, उनकी हिस्ट्री को लेकर बात की है। टोनी मॉरिसन का नाम अमेरिका की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर के रूप में लिखा गया, यहाँ तक कि 1993 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी दिया गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द समरी। तो नोबेल प्राइज़ मिलने के ठीक बाद उन्होंने एक ख़ास स्पीच दी थी। कई सारे लोग जब ऐसा नोबेल पुरस्कार मिलता है तो ट्रेडिशनल स्पीचेस देते हैं, लेकिन टोनी मॉरिसन ने कुछ अलग अंदाज में बात की। उनके वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, स्ट्रॉन्ग थे, पावर था उनके वर्ड्स में और उनकी आवाज़ बहुत ही शांत। वो ना तो गुस्सा थी और ना ही दुखी थी। इस स्पीच में टोनी मॉरिसन एक छोटी सी कहानी कहने लगी, एक औरत के बारे में जो कि बूढ़ी थी, अंधी थी और बहुत ज़्यादा समझदार। कई सारे लोग उसकी समझदारी को देखकर उसे इज्जत देते थे। एक दिन कुछ यंग लोगों ने टेस्ट करने की कोशिश की उस बूढ़ी अंधी औरत को और उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। They tried to humiliate her। उन जवान लोगों ने एक चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ा और पूछा उस औरत से कि क्या ये चिड़िया जिंदा है या मर चुकी है। अब वो औरत किस तरह जवाब देगी, बिकॉज उसे तो नजर नहीं आता है, शी इज ब्लाइंड।
लेकिन वो औरत फिर भी उस सवाल का जवाब देती है और बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ। वो कहती है कि चिड़िया तो तुम लोगों के हाथों में है। अब या तो तुम उसे मार सकते हो या फिर उसे जीने दे सकते हो। मॉरिसन ने अपनी स्पीच में इस कहानी का इस्तेमाल किया बताने के लिए ताकत भाषा की, टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो जो चिड़िया है वो भाषा को रिप्रेजेंट करती है, लैंग्वेज को, और जो यंग लोग हैं यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं उन ताकतवर लोगों को, जैसे कि कोई राजा, टीचर या फिर कोई स्टूडेंट। तो मॉरिसन कहना चाहती थी कि जो लैंग्वेज है वो हमारे हाथों में होती है, कोई भी भाषा हमारे हाथों में होती है। हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, खुद की मदद करने के लिए या फिर दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए। फिर मॉरिसन कहती है कि लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये या तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या फिर आज़ाद करने के लिए, लोगों को इज्जत देने के लिए या फिर उन्हें बेइज्जत करने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा कि हम किस तरह लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। और टोनी मॉरिसन ने वार्निंग भी दी कि अगर हम लैंग्वेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि मिसयूज़ करें लैंग्वेज का, तो इससे लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है, उनका दिल दुख सकता है। लेकिन अगर लोगों ने भाषा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो लैंग्वेज ख़त्म भी हो सकती है, भाषा मर सकती है। तो ये हर किसी की जिम्मेदारी है। तो टोनी मॉरिसन ने इमेजिन किया था इस औरत को जो कि डर रही थी कि भाषा का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। वो याद दिलाना चाहती थी सभी लोगों को कि हम सबको मिलकर अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है एंड उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। सो टोनी मॉरिसन की जो स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और गहरी है। एक छोटी सी कहानी से इतना बड़ा मैसेज दे दिया पब्लिक को। यही वजह थी कि वो एक ग्रेट स्टोरी टेलर थी। सो टोनी मॉरिसन की इस स्पीच का मैसेज यही है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये या तो लोगों की मदद करने के लिए यूज़ की जा सकती है या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सही तरीके से भाषा को, लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। समरी ऑफ लेडी मैकबेथ स्पीच फ्रॉम मैकबेथ एक्ट 1 सीन 5 बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, जिसमें हम 2 लाइन्स अबाउट द ऑथर लिखेंगे। विलियम शेक्सपियर, ये नाम कौन नहीं जानता। वो अपने दौर के और आज के भी दौर के बहुत ही मशहूर इंग्लिश के राइटर हैं। शेक्सपियर ने कई सारे प्लेज और पोएम्स को लिखा है, जिसमें खुद भी काम किया है, परफॉर्म किया है दुनिया भर में, एंड उनके काम को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। शेक्सपियर के प्लेस को अक्सर थिएटर्स पर, टीवी पर या फिर मूवीज़ में दिखाया जाता है। अब हम लिखेंगे समरी। इस कहानी की शुरुआत होती है लेडी मैकबेथ से, जो अपने कैसल में है और अपने हस्बैंड मैकबेथ का इंतज़ार कर रही है। एक गुलाम आता है और एक ख़त दे जाता है मैकबेथ का लेडी मैकबेथ को। उस लेटर में लिखा था कि मैकबेथ को बना दिया गया है थेन ऑफ कॉर्डर। थेन एक सम्मान होता है जो किसी भी राजा को दिया जाता है स्कॉटलैंड में, और कॉर्डर एक जगह का नाम है स्कॉटलैंड में। तो थेन ऑफ कॉर्डर का मतलब है राजा स्कॉटलैंड का, रूलर ऑफ स्कॉटलैंड। इसके अलावा उस लेटर में 3 विचेस के बारे में भी कहा गया था। एक विच एक ऐसी औरत होती है जिसके पास ताकतें होती हैं जादुई, जिनका जिक्र अक्सर आप मैजिकल स्टोरीज़ में या फिर फेरी टेल्स में सुनते हो। तो इस लेटर में 3 विचेस के बारे में कहा गया था, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ जो है वो राजा बन जाएगा स्कॉटलैंड का। लेडी मैकबेथ इस लेटर को पढ़कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और वो चाहती थी कि मैकबेथ जो है वो राजा बन जाए ताकि वो क्वीन बन जाए। लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि मैकबेथ जो है एक बहुत ही नर्म दिल इंसान है कि वो सोचेगा भी नहीं मारने का किंग डंकन को। किंग डंकन उस वक्त स्कॉटलैंड के राजा थे और शेक्सपियर की कहानियों के एक फिक्शनल कैरेक्टर भी। तो लेडी मैकबेथ सोचती है कि ये मैकबेथ तो बहुत ज़्यादा बहादुर है, लेकिन ये क्रूअल नहीं है, ये जालिम नहीं है, ये इतना जालिम नहीं है कि ये फोर्स करके राजा की गद्दी को हासिल कर ले, टेक द थ्रोन बाय फोर्स। इतने में एक मैसेंजर आता है और लेडी मैकबेथ से कहता है कि किंग डंकन आने वाले हैं कैसल में। मैकबेथ भी घर लौट रहा था, वो रास्ते में था। फिर लेडी मैकबेथ जो है एक स्पीच देती हैं और कहती हैं सारी शैतानी ताकतों को कि आओ
और मुझे ताकत दो ताकि मैं बुरा कर सकूं। वो ये विश कर रही थी कि वो एक औरत जो कि काइंड होती है, सॉफ्ट होती है नेचर में, वो बदल जाए और उसके अंदर फुल जहर भर जाए ताकि वो खुद ही किंग डंकन को मार सके। लेडी मैकबेथ ये भी नोटिस करती है एक रैवन बर्ड आकर कैसल की दीवारों पर बैठी है। रैवन एक ब्लैक बर्ड होती है यानी कि काली चिड़िया, जिसे अनलकी समझा जाता है। इसे अपशगुन समझते हैं, बुरा भाग्य लेकर आता है और मौत भी, बैड लक एंड डेथ। क्योंकि रैवन बर्ड यहाँ पर आई है इसीलिए लेडी मैकबेथ को ये महसूस हो रहा था कि किंग डंकन जो है वो जल्द ही मर जाएगा। ये चिड़िया एक निशानी है अंधेरे की और बुराई की जिसे वो पुकार रही थी, और यही बुराई उसकी मदद करेगी उसके प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने में। बाद में जब मैकबेथ हिचकिचा रहा था किंग डंकन को मारने से, तब लेडी मैकबेथ को गुस्सा आ गया। लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ से कहा कि तुम असली आदमी नहीं हो अगर तुमने इनकार किया तो। लेडी मैकबेथ ने प्रेशराइज करके मजबूर किया मैकबेथ को कि वो मार दे किंग डंकन को। वो इस बात में यकीन रखती है कि एक सच्चा आदमी वही होता है जिसके पास ताकत होती है और जो ताकत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। सो ये जो पोएटिक सोलिलोकी है, द लेडी मैकबेथ स्पीच, ये हमें सिखाती है कि जो इंसान का जज्बा होता है यानी कि एम्बिशन, वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। लेडी मैकबेथ की जो भूख है ताकत को लेकर, वो उसे करवाती है बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें, टेरिबल थिंग्स। और अंत में होता ये है कि उसके जो बुरे काम हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो उसकी ही तकलीफ़ की वजह बन जाते हैं। और अंत में होता यह है कि लेडी मैकबेथ खुद ही गिल्ट में चली जाती हैं और नींद में चलने लगती है। क्योंकि लेडी मैकबेथ ने इमेजिन किया था कि वो खुद ही अपने हाथों से मार रही हैं किंग डंकन को, तो इसी वजह से वो उन इमेजिनरी खून के धब्बों को अपने हाथों में से धोने की कोशिश करती है। वो मेंटली बीमार पड़ जाती है एंड शी डाइज, वो मर जाती है। और मैकबेथ जो है वो एक पैरानॉइड और रुथलेस इंसान बन जाता है। पैरानॉइड यानी कि वो शक करने लगता है हर किसी पर और डरने भी लगता है, और रुथलेस यानी कि वो एक निर्दयी इंसान बन जाता है और हर चीज़ खो बैठता है, अपनी बीवी, अपने साथी और आखिर में अपनी ज़िंदगी भी। समरी ऑफ द बेट बाय एंटन चेखोव। तो सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, जिसमें हम ऑथर के बारे में एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे। तो एंटन चेखोव एक रशियन राइटर और डॉक्टर थे। उन्होंने कई सारे शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज लिखे हैं। एंटन चेखोव की कहानियाँ रियल लाइफ इंसिडेंसेस पर बेस्ड है एंड ह्यूमन इमोशंस पर। ऐसे ही द बेट एंटन चेखोव की लिखी गई एक बहुत ही फेमस यानी कि मशहूर शॉर्ट स्टोरी है, जिसे पब्लिश किया गया था 1889 में। सो आफ्टर राइटिंग अबाउट द ऑथर, अब हम उसकी समरी लिखेंगे यानी कि कंप्लीट स्टोरी। एक शाम एक बहुत ही अमीर बैंकर को याद आता है एक शर्त के बारे में जो उसने 15 साल पहले लगाई थी। एक पार्टी के दौरान वो बैंकर और उसके साथ में एक यंग लॉयर यानी कि वकील के बीच में एक बड़ी सी आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस हो गई थी पनिशमेंट को लेकर। बहस में बैंकर कहता है कि जो मौत की पनिशमेंट होती है यानी कि डेथ पेनल्टी, वो आसान होती है क्योंकि वो जल्दी हो जाती है। इस बात को डिसएग्री करते हुए वकील कहता है कि नहीं, जो ज़िंदगी जेल में बिताई जाए वो बेहतर होती है बजाय इसके कि उस इंसान को मौत की सज़ा सुना दी जाए। अब इस बात को प्रूव करने के लिए जो वकील है वो शर्त लगाता है उस बैंकर के साथ और मंजूर करता है इस बात को कि वो अकेला रहेगा एक छोटे से घर में, जो कि बैंकर के घर के गार्डन में है, और 15 साल तक रहेगा। और अगर वो 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब वो बैंकर जो है 2 मिलियन रूबल्स देगा उस वकील को। तो रूबल्स एक करेंसी का यूनिट है, वो रशिया की करेंसी होती है रूबल्स, जैसा इंडिया में रुपीस होते हैं उसी तरह। अब इस बीच रूल ये बना था कि लॉयर जो है वो ना तो किसी से मिल सकता है और ना ही किसी से बात कर सकता है, लेकिन वो किताबों के बारे में पूछ सकता है, खाने के बारे में पूछ सकता है, या फिर कोई और चीज़ के बारे में एक छोटी सी खिड़की में से जो उसके घर में है, थ्रू अ स्मॉल विंडो। शुरुआत में तो जो लॉयर है उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो किताबें पढ़ने लगा। पहले कुछ सालों में उसने भाषाओं को पढ़ा, ही स्टडीड लैंग्वेजेस। उसने कई सारी किताबें पढ़ी साइंस के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, और 4 सालों में वो 600 किताबें पढ़ चुका था। उसके बाद आगे चलकर उसने किताबें पढ़ी मज़हब के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। उसने पढ़ी थी बाइबल।
तो बाइबल क्रिश्चियंस की एक रिलीजियस बुक होती है, होली बुक, वो उसने पढ़ी थी। और आखिरी 2 सालों में वो फिर से साइंस और फिलॉसफी की किताबें पढ़ने लगा। जब लॉयर अपने छोटे से घर में रहकर ये सारी चीज़ें सीख रहा था, पढ़ रहा था, तब जो बैंकर है उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ बुरी होने लगी थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही थी और उसका कई सारा पैसा जा चुका था। एंड अब वो चिंता में था कि अगर ये लॉयर वो बेट जीत जाता है, वो शर्त जीत जाता है, तब उस बैंकर को पे करने होंगे उस लॉयर को पैसे, और फिर वो गरीब हो जाएगा। ऑलमोस्ट 15 साल ख़त्म ही होने वाले थे, तो बैंकर जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया, यानी कि वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो गया। यहाँ तक कि वो लॉयर को मारने के बारे में सोच रहा था ताकि उसे पैसे ना पे करने पड़े उस लॉयर को। एक रात बैंकर जो है वो लॉयर के घर में एंटर होता है ताकि उसे वो मार दे और अपने प्लान को अंजाम दे। लेकिन जब वो अंदर जाता है तब उसे एक लेटर मिलता है जो कि लॉयर ने लिखा था, जिसमें लॉयर लिखता है कि अकेले रहने की वजह से वो बदल चुका है, स्टेइंग इन आइसोलेशन चेंज्ड हिम। और उसे अब ये बात समझ में आ गई है कि पैसा और ये जो ऐशो आराम है यानी कि लग्जरी है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बजाय इसके जो विजडम होती है यानी कि समझदारी, और जो नॉलेज होती है यानी कि ज्ञान, वो ज़्यादा कीमती है। बस इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो घर 5 घंटे पहले छोड़ देगा, शर्त ख़त्म होने से पहले। और वो पैसों पर गिव अप करता है, उसे अब पैसे नहीं चाहिए, वो 2 मिलियन रूबल्स। जो बैंकर है वो उस लेटर को पढ़ने के बाद रोने लगा और वो खुश था कि उसे उस लॉयर को मारना नहीं पड़ा। अगले दिन जो लॉयर है वो खामोशी से निकल जाता है, जबकि वो ऑलरेडी शर्त को जीत चुका था। द बेट ही हैड वन बाय स्टेइंग इन दैट हाउस फॉर 15 ईयर्स। यहाँ तक कि उसने पैसों पर भी गिव अप कर दिया और एक अलग तरीके से हार गया शर्त को। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर कोई इंसान लंबे समय के लिए अकेला रहे तब वो इंसान बदल जाता है। शुरुआत में तो उस लॉयर को पैसे चाहिए थे, लेकिन आगे चलकर उसे एहसास होता है कि जो नॉलेज है, जो इल्म है, जो ज्ञान है, वो ज़्यादा कीमती है। वो इस बात को सीखता है कि पैसा, ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें खुशी नहीं ला सकती। यानी कि टेम्परेरी हैप्पीनेस तो आपको मिल जाएगी, लेकिन लाइफ लॉन्ग खुशी आपको इन चीज़ों से नहीं मिल सकती है। अंत में दोनों, बैंकर और लॉयर, ने ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट खोया था। समरी ऑफ हाउ द कोरोना वायरस स्पार्क्ड अ वेव ऑफ इनोवेशंस इन इंडिया। सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, जिसमें हम 3 से 4 लाइंस ऑथर के बारे में लिख सकते हैं। इस प्रोज लेसन के ऑथर हैं श्रीवास सहस्रनामम, जिन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की IIM कोरिकोड से। उनकी रिसर्च को सपोर्ट किया गया एक ख़ास फेलोशिप के साथ जो उन्हें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सोसाइटी ने दी थी। वो इस बात को स्टडी कर रहे थे कि किस तरह लोग नए आइडियाज़ और बिजनेसेस को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ख़ास तौर से उन कंट्रीज़ में जहां पर डेवलपमेंट अभी चल रहा है। नाउ विल राइट द समरी। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सारी दुनिया बदल चुकी थी। कई सारे लोगों का, बिजनेसेस का और गवर्नमेंट का भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये हुई है कि लोगों ने सोचा है नए रास्तों के बारे में कि किस तरह एक दूसरे की मदद कर पाएं। और इंडिया में तो कई ज़्यादा स्मार्ट आइडियाज़ को निकाला गया, क्रिएट किया गया, ताकि हम सब मिलकर इस वायरस से लड़ सकें। इंडिया में वैसे तो बहुत ज़्यादा काबिल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने जुगाड़ का इस्तेमाल किया, यानी कि एक सीधा कम कॉस्ट वाला रास्ता जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, और प्रॉब्लम्स के क्विक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी। अब हम उन एप्स और कंपनीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एसिमोव रोबोटिक्स। ये केरला की कंपनी है जिन्होंने रोबोट्स को बनाया जो कि हैंड सैनिटाइज़र देते हैं और लोगों की मदद करते हैं हॉस्पिटल्स में। दूसरा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया जिसका नाम था आरोग्य सेतु। ये लोगों के ऊपर चेक रखता था ऐप कि उन्हें कोविड-19 हो सकता है या नहीं, क्या वो रिस्क पर हैं, ये जानकारी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा ये कि कुछ ऐप्स हैं जैसे कि क्लिनिक ऐप और प्रैक्टो ऐप। ये ऐप्स मदद करती थी लोगों की डॉक्टर्स से ऑनलाइन बात करने में, ताकि वो भी अपना कोविड-19 टेस्ट घर पर ही करा सकें। फिर कुछ ऐसे कंपनीज हैं जैसे कि नोको रोबोटिक्स, एरोबायोसिस इनोवेशंस एंड अगवा हेल्थ केयर। इन कंपनीज ने चीप किस्म के वेंटिलेटर्स को बनाया ताकि गांव वाले इसे इस्तेमाल कर पाएं।
वेंटिलेटर एक ब्रीदिंग मशीन होती है, यानी कि सांस लेने की मशीन। ये पुश करता है ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर पेशेंट्स के, खास तौर से उन लोगों के जिन्हें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। फिर एक केरला की कंपनी है जिसका नाम है क्यू कॉपी, जिसने गवर्नमेंट ऑफ केरला के जरिए डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को अपडेट्स दी कोविड-19 की। फिर अकोजा टेक्नोलॉजीज और परसैपियन कंपनीज ने बनाए कुछ केमिकल्स ताकि कोविड-19 जैसे वायरस को ख़त्म कर सके। मैरिट ड्रोन टेक नाम की एक कंपनी ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया ताकि वो चेक कर पाए कि लोग वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, यानी कि एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ड्यूरिंग वायरस। ड्रोन्स एक तरह के फ्लाइंग रोबोट्स होते हैं जिनमें कैमरा फिट किया जा सकता है, जीपीएस सिस्टम, इसे रिमोट के ज़रिए या फिर ऑटोमेटिक भी बनाया जा सकता है। सो ऐसे ड्रोन्स लोगों पर चेक कर पा रहे थे बिकॉज उसमें कैमरा फिट था। फिर एक स्टार्टअप कंपनी थी जिसका नाम था ड्रूम, जिसने बनाया एक एंटीवायरस स्प्रे जिसे कहा गया कोरोना शील्ड। एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल बनाया गया जो कि कोविड-19 के टाइम पर नए नए इनोवेशंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इनोवेशन यानी कि नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट्स या फिर नए मेथड्स को लाना ताकि कोविड-19 वायरस को रोका जा सके। इस मेथड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिजनेसेस है, गवर्नमेंट है, इस सब ने मिलकर काम किया है इस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। कई सारे लोगों ने ऑनलाइन भी हेल्प की। कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि FICCI एंड प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि ब्रेक कोरोना एंड कोरोना सेफ नेटवर्क, जिन्होंने लोगों की मदद की अपने आइडियाज़ को शेयर करके। और ये बात ज़रूरी है कि इंडिया बार बार नए आइडियाज़ को सपोर्ट करे पैंडेमिक के बाद भी। इससे हमारे देश का भला होगा आने वाले कल में। इस लेसन का मैसेज ये है कि कोविड-19 वायरस बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन इसने बहुत सारे नए आइडियाज़ को मौका दिया। तो लोगों ने, बिजनेसेस ने और गवर्नमेंट ने साथ मिलकर काम किया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इंडिया को ऐसे ही नए आइडियाज़ को सपोर्ट करते रहना चाहिए और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, नाउ हिट द बेल आइकन ताकि मेरी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड कमेंट सेक्शन में दी गई डिग्री सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश की प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलना, जिसमें सारे ग्रामर टॉपिक्स, लेसन्स, समरीज, माइंड मैप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स सब कुछ है स्टूडेंट्स।